बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का आज हमारा जो टॉपिक है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। आपको पता है कि वो ऑर्गेनेले, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में क्या रोल है उसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में क्या रोल है उसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्ज ग्रैनुलर और फिलामेंटस ऑर्गेनेले। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बड़े ग्रैनुलर या फिलामेंटस ऑर्गेनेले हैं, यानी कि दानेदार होते हैं, बड़े होते हैं, दानेदार होते हैं, या फिर वो फिलामेंट की तरह होते हैं, यानी कि राड लाइक होते हैं। that are distributed throughout the cytoplasm of animal and plant cell। और जो एनिमल का सेल होता है और जो प्लांट का सेल होता है उसके पूरे साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। Each mitochondria is constructed of an outer enclosing membrane and an inner membrane with elaborate fold which are called cristae that extended into the interior of the organelle and that interior is called mitochondrial matrix। ठीक हो गया। तो क्या सीखा बच्चों आपने कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती है। चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाया जाता है कि उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक आउटर एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्ड्स बनाती है। एलाबोरेट फोल्ड का मतलब वाज़े फोल्ड्स बनाती है, अंदर की तरफ बनाती है। उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। अभी तक जो आपने सीखा है बच्चों, आपने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये लार्ज ऑर्गेनेले होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं या फिलामेंटस ऑर्गेनेले होते हैं, और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनिमल का सेल हो चाहे प्लांट का सेल हो। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये दरमियानी जो इलाका है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, उसके अंदर की तरफ इस तरह इनफोल्ड्स बनाती है। उन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले ए पार्ट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। के माइटोकॉन्ड्रिया किस अमल में हिस्सा लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू द केमिकल बॉन्ड ऑफ एटीपी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं बच्चों, ये किस में हिस्सा लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल में हिस्सा लेता है। और क्या करता है? ट्रांसफरिंग एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो खुराक होती है, और उस खुराक जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वो ग्लूकोज है, C6H12O6, उसकी एनर्जी को किस में तब्दील करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल बॉन्ड्स में तब्दील करता है। किसके केमिकल बॉन्ड? ATP के केमिकल बॉन्ड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के केमिकल बॉन्ड में तब्दील करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल में हिस्सा लेता है और एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, खुराक से एनर्जी को मुंतकिल कर देता है किसके पास? केमिकल बॉन्ड ऑफ ATP के पास। ए लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स स्लोली रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं बच्चों, इसके जो मैट्रिक्स है इसके अंदर बड़ी मिकदार में एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कोएंजाइम्स मौजूद होते हैं। बैटरी का मतलब है लार्ज बैटरी, यानी कि बड़ी मिकदार में। ए लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स कोएंजाइम दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वही एंजाइम और उनकी हेल्प करने वाले कोएंजाइम क्या करते हैं? स्लोली रिलीज करते हैं एनर्जी। किधर से? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। बता दिया आपको ऊपर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज। कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद एंजाइम और कोएंजाइम आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को रिलीज करते हैं। Thus mitochondria are the powerhouses that produce energy for many cellular functions। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि एनर्जी बनाता है लिहाजा इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी फिर सेल के मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये था रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं ATP एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट generally abbreviated as ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको आमतौर पर हम ATP से एब्रीविएट कर देते हैं। इट इज़ ए कंपाउंड फाउंड इन एवरी लिविंग सेल
and it is one of the essential chemical of life। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP ये एक कंपाउंड है जो तमाम जिंदा सेल में पाया जाता है। सो ऐसा कंपाउंड जो तमाम जिंदा सेल में पाया जाए उसका नाम क्या है? ATP। और ये एसेंशियल केमिकल ऑफ लाइफ है, ये एनर्जी देता है और एनर्जी हर जानदार को चाहिए। सो हर जानदार में होगा और जानदारों का एसेंशियल केमिकल है। इट प्लेज द की रोल इन मोस्ट बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिसमें एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती है या केमिकल एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाते हैं, उन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, उन बायोलॉजिकल कन्वर्जन के अंदर मेन रोल किसका होता है? ATP का होता है। ओके, आप कहते हैं ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें जो P है उसको देखना है आपने। कन्वेंशनली द P स्टैंड फॉर एंटायर फॉस्फेट ग्रुप। जो P होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? एंटायर फॉस्फेट ग्रुप के लिए स्टैंड करता है। कन्वेंशनली द P स्टैंड फॉर एंटायर फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट रिप्रेजेंट द सो कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, ये मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। ओके, तो कन्वेंशनली जो P होता है दैट स्टैंड फॉर एंटायर फॉस्फेट ग्रुप। द सेकेंड एंड थर्ड, ये पहला फॉस्फेट ग्रुप है। पहले मैं थोड़ी स्ट्रक्चर बता दूं आपको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, इसकी डायग्राम। इसमें एक नाइट्रोजन की बेस होती है, डबल रिंग बेस होती है, उसको एडेनिन बोलते हैं। एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है, उसको राइबोज बोलते हैं। और इसके अंदर 3 फास्फेट होते हैं और इसका नाम बनता है, इन दो को कहते हैं एडिनोसिन और 3 फास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ATP। सो जो ये फर्स्ट फास्फेट ग्रुप है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो सेकंड और थर्ड फास्फेट ग्रुप होते हैं, कौन? सेकंड और थर्ड फास्फेट के जो ग्रुप होते हैं इनको आमतौर पर हाई एनर्जी बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले ये टूटता होता है और इससे एनर्जी निकलती है 7.3 किलो कैलोरी, और बाद में ये भी टूट सकता है और इससे भी उतनी एनर्जी निकलती है 7.3 किलो कैलोरी। सो आमतौर पर यही पहले वाले यानी कि आखिरी बाहर वाले 2 बॉन्ड, दूसरा और तीसरा, इनको तोड़ा जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए और फिर इनसे एनर्जी मिलती है। सो सेकंड और थर्ड फास्फेट का बॉन्ड, इनको आमतौर पर हाई एनर्जी बॉन्ड कहा जाता है। सो इफ दीज आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस, पानी आ जाए, पानी की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में ये ATP का मॉलिक्यूल टूटता है। उसमें पहले ये बॉन्ड टूटता है, बाद में ये बॉन्ड टूटता है। सो सेकंड और थर्ड फास्फेट बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी खारिज करते हैं, लिहाजा इनको हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। सो इफ दीज टू आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस, far more free energy is released as compared to the other bond in the ATP molecule। कि अब ये बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड भी है, तो बाकी बॉन्ड्स के मुकाबले में इनके टूटने से एनर्जी ज़्यादा निकलती है। फार मोर एनर्जी, कहीं ज़्यादा एनर्जी निकलती है इनके टूटने से बनिस्बत ATP में मौजूद किसी और बॉन्ड के टूटने से। लिहाजा इन बॉन्ड्स को आप क्या बोलते हो? हाई एनर्जी बॉन्ड्स। शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड और थर्ड जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हाई एनर्जी बॉन्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी हाइड्रोलाइसिस से, उनकी ब्रेकडाउन से फार मोर एनर्जी रिलीज होती है देन अदर बॉन्ड्स which are present in the ATP molecule। So breaking of terminal phosphate of ATP releases about 7.3 kilocalorie energy। याद रखना, आखिरी बॉन्ड जब टूटता है, ये वाला टर्मिनल बोलते हैं, लास्ट वाला तीसरा। तो जब ये टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। इसको फिर जिस तरह वो पूछे आपको तो पता होना चाहिए। सो अगर वो किलो को ख़त्म कर दे तो क्या लिख सकता है? 7.3 × 1000। किलो किसके बराबर होता है? 10 की ताकत 3 के। तो 7.3 × 1000 कैलोरी। अब किलो नहीं लिखना, फिर इशारी अगर ख़त्म करें बच्चों तो ये बनेगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक हो गया, तो ये बनेगा 7300, 7300 कैलोरी। तो जिस तरह भी MCQs हो आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल बॉन्ड टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है या 7300 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, देखते हैं अब उधर। इफ दीज आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस, अगर वो सेकंड और थर्ड बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस के जरिए टूट जाए, फार मोर फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड इन द ATP, तो एनर्जी ज़्यादा निकलती है उन दो दूसरे और तीसरे बॉन्ड से, लिहाजा उनको हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फास्फेट, जो आखिरी फास्फेट है, जो तीसरा जो बॉन्ड है, अगर वो टूट जाए
that releases about 7.3 kilocalorie of energy. High energy phosphate bond enable the cell to accumulate a great quantity of energy in very small space and keeps it ready for use as soon as it is needed. So ये जो बच्चों बांड मौजूद हैं, हाई एनर्जी फास्फेट बांड मौजूद हैं, ये सेल को एनेबल करते हैं, सेल को इस काबिल करते हैं कि वो इस छोटी सी जगह के अंदर, इस छोटे से बांड के अंदर बड़ी मिकदार में एनर्जी को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, और फिर वो एनर्जी स्टोर रहती है और फिर रेडी भी रहती है कि कब सेल को ज़रूरत हो और मैं जाके सेल के काम आऊँ। आगे चलें। ATP molecule is used by the cells as a source of energy for various functions। कि ATP का जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी का जरिया है। किसके लिए एनर्जी का जरिया है? वेरियस फंक्शंस के लिए एनर्जी का जरिया। ATP का मॉलिक्यूल वेरियस फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए किसका जरिया है? एनर्जी का जरिया है। किस किस काम के लिए ATP की एनर्जी यूज होती है? सिंथेसिस ऑफ मोर कम्प्लेक्स कंपाउंड, कि अगर आपने कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाना है, अगर आपने बड़े कंपाउंड्स को बनाना है और आपको पता है उसको एनाबोलिज्म कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शंस। ठीक हो गया। तो एनाबोलिज्म के रिएक्शंस के लिए भी ATP एनर्जी देता है। तो ATP कहाँ का एनर्जी देता है? सिंथेसिस ऑफ मोर कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि एनाबोलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी देता है। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपको पता है, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दे आल्सो यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ ATP। और तीसरे नंबर पे मस्कुलर कंट्रैक्शन, जब हमारे मसल सिकुड़ते हैं तब ये एनर्जी यूज होती है, सो मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी देगा। एंड फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, और जो पैगाम रसानी होती है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है, उसके लिए भी ATP क्या देता है? एनर्जी देता है। सो मुख्तलिफ कामों के लिए ATP एनर्जी का जरिया है। सो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसमें आपने दो चीज़ें सीखी, एक रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन देखा, और फिर ATP के बारे में आपने सीखा और उसकी अहमियत के बारे में भी आपने देखा। अल्लाह हाफ़िज़।